पहले सीन की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। इस वक्त डायरेक्टर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि तीनों ही एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी और नेचुरल एक्टिंग की थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। डॉक्टर के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर ऐसा खुश तो थी, पर काव्या की तारीफ सुनकर उसे भी गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं डायरेक्टर ने विधान से भी कह दिया था कि विधान भले ही सुपरस्टार है, पर आयशा और काव्या की एक्टिंग भी उससे कम नहीं है। विधान भी डायरेक्टर की बात को मना नहीं किया क्योंकि सच में दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी। अब कुछ जूनियर आर्टिस्ट की शूटिंग हो रही थी। काव्या, विधान और आयशा चुपचाप बैठे हुए थे। आयशा उनसे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, पर काव्या और विधान एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बात करते हुए शूटिंग देख रहे थे। विधान ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, सच में काव्या, तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम एक्टिंग कर रही हो। बिल्कुल नेचुरल लगती है तुम एक्टिंग करते टाइम। विधान की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कि मेरी एक्टिंग कैसी है, पर आपके मुंह से और डायरेक्टर के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी पहली फिल्म आपके साथ करूंगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं आपके साथ बैठकर इस तरह से बातें कर रही हूँ। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। काव्या की बात सुनकर विधान ने कहा, स्टॉप इट काव्या, तुम मेरी फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इस तरह से दोस्ती में ऊंच नीच, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है, दूसरा कुछ नहीं। विधान की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों वर्षों पुराने बिछड़े हुए दोस्त हों। दूर से ऐसा उन दोनों को देखकर गुस्से से उबल रही थी। तभी उसके पास सेकंड मेट लीड आकाश आकर खड़ा हो गया। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आयशा। आयशा ने पलटकर आकाश की तरफ देखा। आकाश भी काफी हैंडसम था और वह भी इंडस्ट्री में काफी फेमस था। हालांकि आज तक उसने ज्यादातर सेकंड लीड का ही रोल प्ले किया था, पर फिर भी वह काफी फेमस था। लड़कियां उसकी भी काफी दीवाने थीं। आकाश को देखकर आयशा ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बोलो। आकाश आयशा के पास बैठ गया। उसने आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि डायरेक्टर खान ने तुम्हारी जगह किसी ऐसी वैसी लड़की को इस फिल्म में लीड रोल दे दिया, जबकि तुम वह रोल डिजर्व करती थी, विधान के अपोजिट। आकाश की बात सुनकर आयशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आकाश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, माना कि वह लड़की खूबसूरत है, पर उसे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तुम इंडस्ट्री में कितने सालों से हो? तुमने सिर्फ 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और तुम्हारी डेब्यू फिल्म कितनी सुपरहिट हुई थी। सबको तुम्हारी एरोगेंस दिखती है, पर कोई ये नहीं देखता कि तुमने मेहनत कितनी की थी। मैं अच्छे से जानता हूँ आयशा कि तुमने इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल किया है। आकाश की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आकाश ने मन ही मन कहा, सच में कितनी स्टूपिड है ये। बस थोड़ी सी तारीफ सुनी नहीं कि हवा में उड़ने लगी। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। इतना कहकर उसने फिर अपनी बात करते हुए कहा, और सच में ये विधान पता नहीं उस नई लड़की के साथ इतना क्यों चिपक रहा है। आकाश की बात सुनकर आयशा ने गुस्से से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, जरूर उस लड़की को काला जादू आता है, इसलिए विधान, जो कि हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, इस लड़की के साथ इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर सकता है। आयशा की बात सुनकर विधान, जो कि दूर बैठा हुआ था, आकाश ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन कहा, उसे काला जादू करने की क्या जरूरत है। वह लड़की है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी आदमी उसे अपना दिल हार जाए, जैसा कि मैं। सोचकर आकाश मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लाते हुए कहा, देखो ऐसा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी तरह मुझे भी वह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। पहली फिल्म कर रही है, पर एटीट्यूड ऐसा है जैसे सुपरस्टार हो। पता नहीं अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वह लड़की खुद को क्या समझने लगेगी। भले ही मैं ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, पर इंडस्ट्री में मुझे भी काफ़ी लोग जानते हैं। उस लड़की ने मुझे भी इग्नोर कर दिया। मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी
जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की थी। आकाश की बात सुनकर आयशा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वहीं आकाश मन ही मन याद कर रहा था कि कैसे थोड़ी देर पहले उसने काव्या को टक्कर मारी थी और फिर जानबूझकर उसे टच करने के लिए उसके क्लोज हो गया था। तो काव्या ने उसे गुस्से से जवाब दिया था कि मुझसे दूर रहो। असल में आकाश का सिलेक्शन काफ़ी पहले हो गया था, पर आज वह पहली बार शूटिंग लोकेशन पर आया था और काव्या को देखते ही उसके दिल में काव्या को पाने की इच्छा जाग गई थी। पर जब काव्या ने उसे इग्नोर किया तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने आयशा की आंखों में काव्या के लिए नफरत देख ली थी, इसलिए वह जानबूझकर उसे भड़काने के लिए आया था। आकाश की बातों को समझकर आयशा ने गुस्से से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस लड़की को इसकी औकात याद दिलानी होगी। बहुत हवा में उड़ रही है ना। इसके पंख काटकर इसे जमीन पर पटकना होगा और यह मैं करके ही रहूंगी। इसे इस तरह से बेइज्जत करूंगी कि दोबारा कभी किसी के सामने अपना सर उठाकर नहीं चल पाएगी। इसे लगता होगा कि आयशा सिंह से कोई भी पंगा ले सकता है, पर इसे मैं इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आयशा की बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, अब मेरी मदद ये स्टूपिड लड़की ही कर सकती है। बस मुझे इसे मक्खन लगाते रहना होगा। इतना सोचकर उसने आयशा की तरफ देखा और उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पर फिर उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। आयशा की बात सुनकर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, कल से हम हमारा काम स्टार्ट कर देंगे। इस लड़की को उसकी असली औकात हम याद दिलाकर ही रहेंगे। इधर आकाश और आयशा काव्या के खिलाफ प्लान बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काव्या विधान के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। विधान काव्या की हंसी में खो ही गया था। काव्या हंसते हुए किसी आसमान से उतरी परी से कम नहीं लगती थी। विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, सच में तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया की नहीं हो। विधान की बातें सुनकर काव्या ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं एलियन हूँ? कहकर वह मुंह बनाने लगी। भाई काव्या की बात सुनकर विधान को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो प्रिंसेस हो, एंजल हो। दूसरी तरफ लंदन में मल्होत्रा मेंशन में इस वक्त एक रूम में श्रेया बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें 1 साल की छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी, जो दिखने में काफी क्यूट थी। श्रेया उस तस्वीर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से उसे कबीर की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो श्रेया? इस आवाज को सुनते ही श्रेया ने जल्दी से पलट कर देखा तो उसे पीछे खड़ा कबीर नजर आया। कबीर को देखकर श्रेया ने कुछ नहीं कहा और दोबारा उस तस्वीर को देखने लगी। कबीर जाकर उसके पास बैठ गया। उसने श्रेया के हाथ से तस्वीर को लेकर उस तस्वीर पर किस करते हुए कहा, प्रिंसेस हमसे बहुत दूर जा चुकी है, फिर भी आप इस तरह से उसे याद करके दोबारा उदास हो रही हो। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने कहा, आप जानते हैं ना, मेरा दिल नहीं मानता कि हमारी बेटी मर चुकी है। मुझे आज भी लगता है कि वह जिंदा है, सही सलामत है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस जगह वह हमसे बिछड़ गई थी उसी जगह वो वापस मिलेगी। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमारी बच्ची के खोने के बाद हम हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर लंदन आ गए थे और तुम दोबारा इंडिया जाने की बात कर रही हो। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने कहा, क्या हम एक बार इंडिया नहीं जा सकते? मुझे अपनी बेटी को दोबारा ढूंढना है। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने कहा, श्रेया, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर तुम खुद जानती हो लास्ट टाइम जब हम इंडिया दोबारा उसे ढूंढने के लिए गए थे तब तुम्हारी क्या हालत हुई थी। मैं दोबारा तुम्हें उस कंडीशन में नहीं देख सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। कबीर की बात सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू आए। उसने रोते हुए कहा, आपको तो मेरी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। आपने तो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। श्रेया की बात पर कबीर ने हैरानी से कहा, श्रेया, तुम खुद जानती हो कि पिछले 20 सालों से मैंने कितनी बार उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की है। मैं भगवान नहीं हूँ, याद मुझे भी आती है, पर मैं तुम्हारी तरह आंसू बहा नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम्हें संभालना होता है। श्रेया, एक आदमी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। औरत अपने आंसू बहाकर खुद को शांत कर लेती है, पर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने आंसू खुद के अंदर ही दबाने पड़ते हैं ताकि वह अपने परिवार को संभाल सके।
कबीर की बात सुनकर श्रेया ने उसकी तरफ देखा और उसे सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी कबीर, मैं जानती हूँ कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। मुझे हमारी प्रिंसेस की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे मेरी ज़रूरत है, उसे अपनी मॉम की ज़रूरत है, पर मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकती। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, मॉम डैड, आप दोनों दोबारा रोने लग गए। इस आवाज को सुनकर दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर साहिल खड़ा था। साहिल को देखकर श्रेया ने जल्दी से खुद को ठीक किया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वह जानती थी कि साहिल को उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई उन्हें इस तरह से अपने आंसू को पोंछता देखकर साहिल अंदर आया। उसने थोड़े गुस्से से कहा, इस तरह से आंसू छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो आप? मॉम, मैंने पहले भी आपको रोते हुए देख लिया था। आप क्यों बार बार खुद को तकलीफ देती हो? क्या आपको अच्छा लगता है मुझे दर्द में देखकर? हम प्रिंसेस को 20 साल पहले ही खो चुके हैं और आज भी आप उसे याद करके खुद को तकलीफ देती हो, जिस वजह से मुझे भी तकलीफ होती है। मॉम, प्लीज खुद के साथ इस तरह से मत किया करो। मैं नहीं देख सकता आपको ऐसे। साहिल की बात सुनकर श्रेया ने रोते हुए कहा, प्लीज साहिल, ऐसी बात मत करो बेटा। अब मेरे लिए मेरे जीने की वजह तुम ही हो। श्रेया की बात सुनकर साहिल ने कहा, तो फिर आप क्यों मुझे तकलीफ देती हो? मैं जानता हूँ कि आपको आज भी लगता है कि हमारी प्रिंसेस इंडिया में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं खुद जाऊंगा इंडिया उसे ढूंढने। साहिल की बात सुनकर श्रेया ने कहा, पर साहिल, मुझे जाना है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तुम? उन्होंने इतना कहा ही था कि साहिल ने कहा, मॉम, वह मेरी भी बहन है और अगर वह जिंदा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन को सही सलामत वापस ढूंढकर हम लोगों के पास लेकर आऊं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? साहिल की बात सुनकर श्रेया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, श्रेया, साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। कबीर की बात पर श्रेया कुछ कहने ही वाली थी कि साहिल ने प्यार से श्रेया के माथे पर किस करते हुए कहा, मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा इतना तो काबिल है ही कि वह अपनी बहन को ढूंढ सके, और अगर वह अभी भी जिंदा है तो मैं ज़रूर उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बस मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल की बात सुनकर श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? अपनी मॉम पर? श्रेया की बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप हरकत ही बच्चों जैसी करेंगे, हर वक्त रोती रहेंगी, तो मुझे तो आपके डैडी की तरह हरकत करके आप पर गुस्सा तो करना ही होगा ना। वैसे भी डैड तो आपसे इतना डरते हैं कि वह आप पर गुस्सा भी नहीं कर पाते, इसलिए अब मुझे ही आप पर गुस्सा करके आपको शांत करना पड़ता है। क्यों डैडी? इतना कहकर साहिल ने कबीर की तरफ देखा। साहिल की बात पर कबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा जी, एक बार शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्यों बीवी के आगे झुककर रहना पड़ता है। क्योंकि समझदार इंसान कभी बीवी से जबान नहीं लड़ाता। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। कबीर की बात पर साहिल कुछ कहता उससे पहले श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? इस नालायक लड़के की? कितनी बार कहा है कि कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, शादी कर ले, पर इसे तो हर वक्त सिर्फ काम काम और काम दिखता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कब ये मुझे मेरी बहू ला कर देगा। श्रेया की बात सुनकर कबीर हंसने लगा। वहीं साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम, मैं अभी 25 साल का हूँ और आप मेरी शादी की बात कर रहे हो? लाइक सीरियसली? मुझे अभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। साहिल की बात सुनकर श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, बुढ़ापे तक बिजनेस को ही आगे बढ़ाओ। बाद में जब तुम शादी करोगे, बीवी मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी नहीं पता, और अगर मिल गई तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हें दादाजी कहेंगे। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने कहा, श्रेया, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? उसे जब शादी करनी होगी कर लेगा, और वैसे भी जरूरी तो नहीं कि हर कोई कम उम्र में ही शादी कर ले, और 25 साल कोई ज्यादा नहीं होते। कबीर की बात सुनकर साहिल ने खुश होते हुए कहा, एग्जैक्टली डैड, मैं यही मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। इनको तो बस मेरी शादी करवानी है और अपने लिए बहू ढूंढनी है। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने मुंह बनाया और फिर साहिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे डैडी जो बात तुम्हें समझा रहे हैं वह पहले इन्होंने खुद पर अप्लाई क्यों नहीं की? जब तुम्हारे डैडी 25 के थे तब तुम 2 साल के थे। समझ आया? तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें शादी करनी है
या फिर कुंवारा ही रहना है? अगर तुम खुद के लिए लड़की नहीं ढूंढ सकते तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगी। श्रेया की बात सुनकर साहिल ने लाचारगी से कबीर की तरफ देखा और कहा, डैड प्लीज बचा लो मुझे अपनी बीवी से, वरना ये अभी के अभी मेरी शादी करवा देंगी। साहिल की बात सुनकर श्रेया ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, मेरे ही सामने मेरे पति से तू मेरी शिकायत कर रहा है। कबीर, मैंने कहा ना, यह लड़का कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। मुझे तो लगता है मुझे अपने जैसी ही कोई अच्छी लड़की इसके लिए ढूंढनी होगी, तभी यह सुधर पाएगा और वही इसे काबू में कर पाएगी। श्रेया की बात सुनकर साहिल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मॉम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी है, और वैसे भी कल मैं इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। अब आप दोनों अपना झगड़ा कंटिन्यू करो, मैं चला। इतना कहकर साहिल वहां से भाग गया। साहिल की बात सुनकर कबीर ने मुंह बनाकर उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में साहिल गया था। फिर उसने खुद से कहा, मैं क्यों अपनी प्यारी बीवी से लड़ाई करूंगा? मेरी बीवी तो इतनी प्यारी है कि मैं बस उससे प्यार करूंगा। इतना कहकर कबीर ने श्रेया की तरफ देखा तो श्रेया उसे ही घूर रही थी। यह देखकर कबीर ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? मैंने कुछ किया क्या? कबीर की बातें सुनकर श्रेया ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपके उस नालायक बेटे ने किया। आप भी उसका साथ देते हो, मेरा साथ देने की जगह। क्या आप नहीं चाहते कि वह शादी करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाए? उसकी उम्र के लड़के गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पार्टी करते हैं, और एक हमारा बेटा है जो ना तो किसी पार्टी में जाता है ना ही गर्लफ्रेंड बनाता है। कभी कभी तो मुझे लोगों की बातें सच लगती हैं कि हमारे बेटे को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हमारे खानदान का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी बहू लाने का सपना कैसे पूरा होगा? श्रेया ने परेशानी भरी आवाज में कहा। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने हैरानी से कहा, श्रेया तुम पागल हो गई हो, तुम खुद के बेटे के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकती हो? कबीर की बात पर श्रेया ने कहा, अरे मैं नहीं कर रही हूँ, आप जानते नहीं कि कुछ दिन पहले पार्टी में कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे साहिल को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, पर इस लड़के की हरकतें देखकर अब मुझे भी शक होने लगा है। मैं क्या करूं कबीर, जब भी इसके साथ शादी या गर्लफ्रेंड की बात करती हूँ ये भाग जाता है। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो श्रेया, साहिल बस कंपनी और काम पर फोकस कर रहा है, इसलिए वह किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तक हमारे बेटे की लाइफ में कभी कोई ऐसी लड़की आई ही नहीं जिसे देखकर उसे ऐसा लगे कि यह उसके लिए सही है। और तुम तो जानती हो ना कि वह बिल्कुल मुझ पर गया है। जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाएगा, किसी लड़की को देखकर उसे ऐसा नहीं लगेगा कि यही उसके लिए बनी है, वह तब तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे मिलने से पहले मैं भी बिल्कुल साहिल की तरह ही था, पर तुम मुझे जल्दी मिल गई, और उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार में ऐसा पागल हुआ कि 23 साल की उम्र में साहिल का बाप बन गया। कहकर कबीर हंसने लगा। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया ने मुंह बना लिया। कबीर ने श्रेया को गले लगाते हुए कहा, श्रेया तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वह सिर्फ 25 साल का है, और वैसे भी कल वह इंडिया के लिए जा रहा है, तो इस तरह से मुंह फुलाकर उससे बाय कहोगी? इंडिया की बात सुनकर श्रेया ने कबीर को गले लगाते हुए कहा, नहीं कबीर, मैं उसे कल अच्छे से बाय कह दूंगी। अब ये सब बातें छोड़िए और मुझे सोना है। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी, पर तुम्हें गले लगाकर। इतना कहकर कबीर ने श्रेया को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर उसे किस करने लगा। कुछ देर तक श्रेया ने उसे रोका, पर बाद में वह भी उसका साथ देने लगी। कबीर श्रेया को पैशनेट तरीके से किस कर रहा था और श्रेया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। काफी देर बाद कबीर ने श्रेया को छोड़ा। कबीर के छोड़ते ही श्रेया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं कबीर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। श्रेया ने खुद को कंट्रोल किया और कबीर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, सुधरोगे नहीं ना आप? बुढ़ापा आ गया फिर भी हरकतें वैसी की वैसे ही हैं। मुझे मारने का इरादा था क्या? श्रेया की बात सुनकर कबीर ने उसे दोबारा गर्दन से लेकर कॉलर बोन तक किस करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा जाने मन? तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? और वैसे भी अभी बुढ़ापा आया नहीं है मेरा, अभी भी चाहूँ तो साहिल को टक्कर दे सकता हूँ। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने उसकी तरफ देखा और फिर हंसने लगी।
उसने हंसते हुए कहा, खुद की तारीफ मत कीजिए, वह भी इतनी ज्यादा। कबीर, आप जानते हैं कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके अंदर वह बात नहीं रही जो पहले थी, कहकर श्रेया अपनी आंखों को यहाँ वहाँ घुमाने लगी। वही श्रेया की बात सुनकर कबीर उसे घूरने लगा। उसने श्रेया का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है श्रेया? कबीर की बात सुनकर श्रेया ने खुद को हंसने से रोकते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब आप में वह बात नहीं रही जो पहले थी। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने एक डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। वही श्रेया, जो कि कबीर को बस परेशान कर रही थी, उसके चेहरे की डेविल स्माइल देखकर श्रेया की हालत खराब हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, कबीर ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। इस बार कबीर काफ़ी वाइल्ड था। वही श्रेया बेचारी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से शेर की गुफा में घुस गई थी और अब शेर उसका शिकार करने के लिए तैयार था। श्रेया ने मन ही मन खुद से कहा, श्रेया गधी, क्या ज़रूरत थी इस पागल आदमी को इस तरह से उकसाने की? अब तो ये तुझे नहीं छोड़ने वाला। वहीं कबीर अभी भी श्रेया को काफ़ी वाइल्ड और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। श्रेया की तो हालत ही खराब हो रही थी, पर कबीर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह एक हाथ से श्रेया की कमर को सहला रहा था। वहीं बेचारी श्रेया की हालत खराब हो रही थी। वह चाहकर भी कबीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कबीर इस उम्र में भी काफ़ी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव दिखता था। ऊपर से उसकी बॉडी अभी भी इतनी मेंटेन थी कि वह 40 साल से कम ही लगता था। श्रेया ने कबीर को काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर अब वह जानती थी उसने कबीर को ट्रिगर कर दिया है, तो कबीर इस तरह से तो नहीं रुकने वाला। श्रेया ने आखिर में थककर हार मान ली। कुछ देर बाद कबीर ने श्रेया के लिप्स को छोड़ दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर का नशा अभी भी उतना ही है बीवी, जितना 25 साल पहले था। मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे हमारी शादी को ज़्यादा दिन होते जा रहे हैं, तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। कबीर की बात सुनकर श्रेया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने अपना चेहरा कबीर के सीने में छिपा लिया। यह देखकर कबीर ने उसके कानों में धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, अभी से क्यों शर्मा रही हो? कबीर की बात सुनकर श्रेया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, कबीर, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज अब आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, यह तो मुझे उकसाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब तुमने मुझे चैलेंज किया है। अब तुम्हें दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि कबीर मल्होत्रा के अंदर कितनी एनर्जी है। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, कबीर, मैं मजाक कर रही थी। श्रेया की बात सुनकर और उसकी मासूम सा चेहरा देखकर कबीर को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर बीवी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हें साबित करना है कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना है। कबीर की बात सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि कबीर ने दोबारा उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। बेचारी श्रेया समझ गई थी कि उसका यह शैतान पति उसे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसलिए उसने थक हार कर हार मान ली। वही श्रेया को अपने सामने झुकता देखकर कबीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। श्रेया, जो कि कबीर की पहली बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, उसकी अगली बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हैं आप? श्रेया के चेहरे पर गुस्सा देखकर कबीर ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक और लड़की आ जाए। कबीर ने इतना कहा ही था कि श्रेया ने गुस्से से कहा, आपकी और उस लड़की की जान ले लूंगी मैं। कबीर ने श्रेया के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। श्रेया के चेहरे पर गुस्सा देखकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानना नहीं चाहती कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? कबीर की बात सुनकर श्रेया ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं जानना है किसी भी लड़की के बारे में। अगली बार से मेरे सामने किसी लड़की के बारे में बात की तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कभी वापस नहीं आऊंगी दोबारा। आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें अपने पास कैद करके रख लूंगा। तुम्हें जितनी छूट दी है सारी छीन लूंगा। चाहे तुम मुझे प्यार करो या नफरत, हमेशा तुम मेरे पास ही रहोगी। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने गुस्से से कहा,
जब आपको अपनी लाइफ में कोई और चाहिए तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। श्रेया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने गुस्से से कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर कबीर ने उसे अपने पास खींचकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो मेरी जाने मन, गुस्से में कितनी ज़्यादा प्यारी लगती हो तुम। पहले सुन तो लो कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे किसी भी लड़की के बारे में नहीं जानना है। आप अपनी लव लाइफ के बारे में किसी और से बात कीजिए। जाइए यहाँ से। श्रेया को इतना गुस्सा होता देखकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमारी प्रिंसेस की बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की हो, जो कि हमारी बेटी हो। तुम्हें यकीन है ना कि वह जिंदा है? तो मैं चाहता हूँ कि वह साहिल को मिल जाए और वापस हमारे पास आ जाए। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब आप हमारी बेटी की बात कर रहे हैं? श्रेया की बातें सुनकर कबीर ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगा मैं अपने लिए इस उम्र में कोई और ढूंढ लूंगा? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अलावा मुझे कभी किसी और लड़की में इंटरेस्ट हो सकता है? तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए तुम एक नशा हो, जिसकी बहुत बुरी लत मुझे पिछले 25 सालों से लगी हुई है। और मैं चाह कर भी इस नशे से खुद को दूर नहीं रख सकता, ना ही रखना चाहता हूँ। मुझे किसी और नशे की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, इसलिए कभी भी मुझ पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ श्रेया मल्होत्रा ही काफ़ी है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। कबीर की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कबीर की तरफ देखते हुए कहा, सच में कबीर? श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कबीर ने झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, श्रेया मैंने कहा ना, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या इन 25 साल में तुम्हें यह बात अभी तक समझ नहीं आई कि तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी प्रिंसेस वापस आ गई तो मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार उससे करूँगा। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लड़की वह बन जाएगी। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके अलावा मैं आपको किसी और लड़की से खुद से ज़्यादा प्यार करने की इजाज़त नहीं दूंगी मिस्टर कबीर मल्होत्रा। यह बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है मेरी जाने मन। हाँ, अगर हमारी बेटी को बेटी हो गई तो वह मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी। इसी तरह से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बदलती रहेगी। आपको इससे तो प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अभी तक हमें हमारी बेटी भी वापस नहीं मिली और आपने उसकी बेटी की भी प्लानिंग कर ली। सच में कबीर आप कमाल हैं। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ पर या फिर बातों में कह रही हो जाने मन? मैं जानता हूँ कि तुम इनडायरेक्ट तरीके से मेरी बैड परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही हो। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आप बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है कबीर, मतलब बिल्कुल आपको शर्म आती ही नहीं है। श्रेया की बात सुनकर कबीर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, अगर मैं शर्मा गया तो फिर हमारे पास हमारा साहिल और प्रिंसेस कैसे होती? तुम तो कभी खुद से कुछ करती थी नहीं, तो सब कुछ मुझे अकेले ही तो करना पड़ता था। और वैसे भी जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो आदमी बेशर्म अपने आप ही बन जाता है। कबीर की बात सुनकर श्रेया के गाल दोबारा लाल हो गए। वहीं कबीर ने उसके लाल गालों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतने साल हो गए फिर भी तुम्हारा यह शर्माना नहीं बंद हुआ। पर सच में जब तुम शर्माती हो ना, तो लगता है कि कायनात भी तुम्हारे सामने अपना सर झुका देगी। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बहुत हो गया आपका माखन लगाना, अब सोने दीजिए मुझे, आपने बहुत थका दिया है। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने पीछे से उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, ठीक है जाने मन, सो जाओ। वैसे भी कल साहिल इंडिया के लिए निकल रहा है। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या सच में साहिल हमारी बेटी को ढूंढ पाएगा? श्रेया की बात पर कबीर ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि वह ढूंढ पाएगा या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा कोशिश पूरी करेगा। आखिर वह हमारी बेटी है तो उसकी भी बहन है। उसने भी बचपन से अपनी बहन को देखने के लिए काफ़ी कोशिश की है। मैंने भी उसे हमारी प्रिंसेस के लिए रोते हुए देखा है। कबीर की बात सुनकर श्रेया चुप हो गई। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। वहीं दूसरी तरफ साहिल इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। उसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर थी और वह इस तस्वीर को देख रहा था। उसने खुद से कहा, मॉम डैड को कैसे बताऊं, तुम्हारे अलावा कभी किसी और को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैं जानता हूँ कि तुम अब मुझसे नफरत करती हो, पर मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मरते दम तक तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा कभी कोई लड़की साहिल मल्होत्रा की बीवी नहीं बन सकती। कल मैं इंडिया आ रहा हूँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए। शायद किस्मत दोबारा तुम्हें और मुझे एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दे, पर मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा कभी ना मिलें, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा। वह लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और मासूम थी। उस लड़की ने एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप और वाइट कलर की जीन्स पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके होंठ पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर कोई भी उस पर अपना दिल हार सकता था। साहिल उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। काफी देर तक वह बालकनी में खड़ा होकर चांद को ही देखता रहा और फिर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। काव्या गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी। आज उसे शूटिंग लोकेशन पर देर हो गई थी, पर वह खुश थी क्योंकि आज सभी सीन की शूटिंग उसने 1 या 2 टक में ही कंप्लीट कर दी थी। डायरेक्टर ने भी उसकी काफ़ी तारीफ की थी और विधान के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ ही देर में काव्या एके मेंशन पहुंच गई। रात में आते ही उसे लिविंग रूम पूरी तरह से खाली नजर आया। यह देखकर उसने खुद से कहा, आज आदित्य घर पर नहीं आए। वह सीधा ऊपर अपने रूम में चली गई और कुछ ही देर में कपड़े चेंज करके वापस नीचे आ गई, पर आदित्य अभी भी घर नहीं आया था। यह देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खाली खाली महसूस होने लगा। उसे यह घर आदित्य के बिना काटने के लिए दौड़ता था। लास्ट टाइम भी जब आदित्य 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था, काव्या खुद जानती थी कि कितनी मुश्किल से 1 महीना इस घर में अकेले बिताया था। काव्या ने खुद से कहा, क्या मैं कॉल करके पूछूं कि ये कहाँ पर है। इतना सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और आदित्य का नंबर डायल करने के बारे में सोचा, पर उसके हाथ रुक गए। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, अगर मैं कॉल करूंगी तो ये जरूर कुछ गलत ही सोचेंगे। मैं क्या करूं कहकर काव्या लिविंग रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल तो कह रहा था कि वह आदित्य को कॉल करे, पर उसका दिमाग कह रहा था कि वह कॉल करके क्या कहेगी। दिल और दिमाग के बीच में काव्या बुरी तरह से फंसी हुई थी। आखिर में थक हार कर उसने दोबारा मोबाइल निकाला और आदित्य का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। यह देखकर काव्या हैरान हो गई। उसने दोबारा कॉल किया, पर दूसरी बार भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। अब काव्या को घबराहट हो रही थी और घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। फिर उसने खुद को जवाब देते हुए कहा, हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे, इसलिए इन्होंने मोबाइल साइलेंट पर रखा होगा। पर फिर भी इन्हें कम से कम मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना, इन्हें आने में देर हो जाएगी। फिर उसने खुद से कहा, पर मैं कौन सी इनकी असल में गर्लफ्रेंड हूँ जो ये मुझे बताएंगे। काव्या खुद से ही सवाल कर रही थी और जवाब भी खुद ही दे रही थी, पर कहीं ना कहीं आदित्य के उसे ना बताने की वजह से उसे बुरा लग रहा था। पर वह जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, इसलिए आदित्य ने कुछ गलत नहीं किया था। पर उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और चुपचाप रूम में चली गई। यह रूम आदित्य ने काव्या को पहले ही दिखाया था। इस रूम में चारों तरफ कैनवस रखे हुए थे, जहाँ पर काव्या पेंटिंग कर सकती थी। काव्या को पेंटिंग का भी शौक था। वह बिना कुछ सोचे समझे ब्रश और कलर्स निकालकर कैनवास पर पेंटिंग करने लगी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इस वक्त एक फेमस क्लब में मौजूद था। उस क्लब में उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा मास्क से कवर था। आदित्य एरोगेंट स्टाइल में उसे देख रहा था। वह इंसान भी आदित्य के चेहरे को ही देख रहा था। आदित्य ने बिना किसी इमोशन के कहा, डील अगर डन करनी है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। आदित्य की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, मैं तो बस सुना था कि आप काफी ज्यादा क्रूअल है, पर आज आपकी क्रूअल्टी देख ली। आप चाहते हैं कि 80% प्रॉफिट आपको मिले और 20% मुझे। सीरियसली मिस्टर कपूर, और आपको लगता है कि मैं इस डील पर हाँ कह दूंगा। उस इंसान की बात सुनकर आदित्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे बिना तुम इंडियन मार्केट में फेमस नहीं हो सकते, और मेरे साथ नाम जोड़ने से ही जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% भी तुम्हारे लिए काफ़ी होगा।
पर फिर भी मैं तुम्हें 20% दे रहा हूँ। मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो कर सकते हो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। आदित्य की बातें सुनकर उस आदमी ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। भाई, उस आदमी के हाथ की मुट्ठी देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए मनी मन कहा, आदित्य कपूर के सामने तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। आदित्य इस वक्त घर पहुंच चुका था। इस वक्त आधी रात का टाइम हो रहा था। वह सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जा रहा था। तभी उसने सोचा कि वह एक बार काव्या को देखकर आ जाए। इसलिए वह अपने रूम की तरफ जाने की जगह काव्या के रूम की तरफ चला गया। आदित्य ने काव्या के रूम में जाकर देखा तो काव्या छोटे बच्चों की तरह सिकुड़कर सो रही थी। काव्या को इस तरह से सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य धीरे से काव्या के पास आया। उसने प्यार से काव्या के माथे पर हाथ फेरा और उसके माथे पर किस करके उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर वापस अपने रूम में आ गया। अगली सुबह जब काव्या की आंखें खुली, वह काफी रिफ्रेश फील कर रही थी। वो उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वह रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आ गई तो उसे लिविंग रूम में आदित्य दिख गया। आदित्य को देखकर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। आदित्य ने भी बस अपना सर हिलाकर काव्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कुछ देर बाद आदित्य अपने ऑफिस के लिए निकल गया और काव्या ड्राइवर के साथ शूटिंग लोकेशन पर जाने के लिए निकल गई। इस वक्त काव्या गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर इरिटेशन नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी मुंबई के ट्रैफिक के बीच फंस चुकी थी और उसे जितनी जल्दी हो सके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचना था। काव्या ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना कहकर उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गाड़ियों को देखने लगी जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। उसने खुद से कहा, सच में मुंबई में सरवाइव करना आसान बात नहीं है। मैं तो इस वक्त एक गाड़ी में बैठी हुई हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो गाड़ी है, ना तो टैक्सी करने के लिए पैसा। उनके लिए मुंबई किसी नरक से कम नहीं है। काव्या खुद से ही सोचकर गाड़ी से बाहर देख रही थी, पर कोई था जो काफी देर से काव्या को देखकर पूरी तरह से हैरान था। यह कोई और नहीं, साहिल था, जो कि आज सुबह सुबह ही इंडिया पहुंच गया था। साहिल लंदन से कल शाम को ही इंडिया आने के लिए निकल चुका था। वह काव्या के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी, घबराहट और खुशी के मिले जुले भाव एक साथ नजर आ रहे थे। उसने खुद से कहा, एग्जैक्टली लुक लाइक ए मॉम। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी मम की कार्बन कॉपी कैसे लग सकती है? साहिल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। यह सोचते ही कि यह लड़की उसकी बहन हो सकती है। साहिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, मुझे इस लड़की का पीछा करना ही होगा। इतना सोचकर साहिल ने जल्दी से उस गाड़ी का नंबर नोट किया, क्योंकि इस वक्त उसकी गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी और वह चाहकर भी काव्या की गाड़ी का पीछा नहीं कर सकता था। आदित्य ने काव्या को शूटिंग लोकेशन पर आने जाने के लिए अपनी सबसे लग्जीरियस गाड़ी दी थी। उस गाड़ी को देखकर साहिल के दिमाग में भी यही आया कि ये लिमिटेड एडिशन की गाड़ी अगर इस लड़की के पास है तो जरूर इस लड़की का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होगा। पर उसे एक बार तो ये चेक करना ही था कि क्या ये लड़की उसकी बहन है। कुछ ही देर में ट्रैफिक सिग्नल क्लियर हो गया। तब तक साहिल ने भी आदित्य की गाड़ी का नंबर किसी को भेजकर पता लगाने के लिए कहा था कि यह गाड़ी किसकी है। कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि यह गाड़ी द ग्रेट आदित्य कपूर की गाड़ी है। यह जानकर कि आदित्य कपूर उस लड़की से रिलेटेड है, पहले तो साहिल हैरान हो गया, पर उसने भी मन बना लिया था कि वह जितनी जल्दी हो सके काव्या के बारे में पता लगा लेगा। कुछ ही देर में काव्या शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई और वहां पर उसके कुछ इम्पोर्टेंट सीन की शूटिंग स्टार्ट हो गई। काव्या पूरा दिन शूटिंग में ही बिजी रही। विधान भी काव्या को इस तरह से पैशन के साथ एक्टिंग करता देख काफी खुश था। शाम को इसी तरह से उनकी शूटिंग खत्म हो गई और काव्या घर के लिए निकल गई। तब तक आदित्य भी घर आ चुका था। दोनों इस वक्त लिविंग रूम में बैठे हुए थे। काव्या कार्टून देख रही थी और आदित्य काव्या को, जो कि छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि डोरबेल की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर पहले तो वह हैरान हो गया, फिर उसका ध्यान सर्वेंट पर गया, जो कि दरवाज़ा खोलने के लिए गया था। सर्वेंट ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे अपने सामने एक हैंडसम लंबा चौड़ा शख्स नजर आया, जिसकी पर्सनालिटी आदित्य की तरह ही रौबदार थी।
घर के सर्वेंट ने काफ़ी पोलाइट तरीके से पूछा, आपको किसी से मिलना है? सामने खड़े इंसान ने एक शब्द में जवाब दिया, आदित्य कपूर से। पहले तो वह सर्वेंट उस इंसान के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर हैरान हो गया, पर फिर उसने रिक्वेस्ट के साथ अंदर आने के लिए कहा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान होगा। आदित्य का ध्यान भी दरवाजे की तरफ ही था। वहीं काव्या मजे से कार्टून देख रही थी। आदित्य ने जैसे ही उस इंसान को देखा, वह पहचान गया, क्योंकि साहिल भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। साहिल भी लंदन का काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। उसने भी काफ़ी कम उम्र में काफ़ी नाम हासिल कर लिया था। साहिल को देखकर आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, साहिल मल्होत्रा, वह भी आदित्य कपूर के घर में? कोई खास वजह इस तरह से बिना बताए आने की मिस्टर मल्होत्रा? आदित्य की बात सुनकर साहिल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आदित्य की तरफ देखा। तभी उसका ध्यान आदित्य की बगल में टीवी देख रही काव्या पर गया, जो कि बच्चों की तरह खुश होकर कार्टून देख रही थी। साहिल की इमोशनल लेस आंखें काव्या को देखते ही सॉफ्टनेस से भर गईं। काव्या को देखते ही उसके चेहरे पर प्यार और मुस्कुराहट नजर आने लगी। वहीं आदित्य ने जब साहिल को इस तरह से काव्या को देखते हुए देखा, तो उसने गुस्से से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी के घर में जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह से घूरना अपर सोसाइटी के लोगों को, वह भी आप जैसी सोसाइटी के लोगों को सूट नहीं करता? आदित्य की बात का मतलब साहिल अच्छे से समझ गया था। उसने आदित्य की बात सुनकर मन ही मन कहा, मतलब ये आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड है। अब तो मुझे डायरेक्ट आदित्य कपूर से ही बात करनी होगी, ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। इतना सोचकर साहिल बिना किसी एक्सप्रेशन के आदित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। अब तक काव्या का ध्यान भी साहिल पर चला गया था। साहिल को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, जिसे वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। साहिल को देखकर उसे अपनेपन की फीलिंग महसूस हो रही थी। वहीं काव्या को देखकर साहिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। यह देखकर आदित्य ने थोड़े गुस्से से कहा, मिस्टर साहिल मल्होत्रा, मैंने अभी अभी आपसे कुछ कहा, लगता है आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया। आदित्य की बात सुनकर साहिल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं आपसे नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड से ही मिलने के लिए आया हूँ मिस्टर कपूर। साहिल की बात सुनकर आदित्य गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने साहिल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तमीज से बात करो, वरना यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। आदित्य की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ यह सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना मिस्टर कपूर। आदित्य को साहिल का इस तरह से कॉलर पकड़ता देखकर काव्या ने जल्दी से आदित्य को साहिल से दूर करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, पहले उनकी बात तो सुन लो। साहिल ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? साहिल का जवाब सुनकर आदित्य और काव्या दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दोनों को ही समझ में नहीं आया कि साहिल ने काव्या से यह सवाल क्यों पूछा। वहीं आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसा पूछने वाले? आदित्य की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर साहिल ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, कुछ तो वजह होगी, इसलिए मैं उससे यह सवाल पूछ रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए अगर तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा होगा आदित्य कपूर। साहिल की बात सुनकर आदित्य गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अनाथ हूँ। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं 2.5 साल की थी, तब कोई मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया था और तब से मैं वहां पर ही थी। मेरे पास बस मेरे परिवार की एक आखिरी निशानी बची है। काव्या के मुंह से यह सुनकर कि वह अनाथ है, साहिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसे मुस्कुराते हुए देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो तुम? साहिल ने काव्या की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे अपने परिवार की वह आखिरी निशानी दिखा सकती हो? साहिल की बात सुनकर काव्या अजीब तरह से उसे देखने लगी। वहीं आदित्य गुस्से में साहिल को काव्या से दूर करने के लिए आगे बढ़ा। साहिल ने कहा, तुम्हारा फेस मेरी मॉम के फेस से मिलता है और मुझे शक है कि कहीं तुम मेरी खोई हुई बहन तो नहीं। इस वजह से मैं तुम्हारे परिवार की आखिरी निशानी देखना चाहता हूँ। साहिल की बात सुनकर काव्या की आंखों में चमक नजर आने लगी। उसने बिना किसी हेरिटेशन के अपने गले में पहना लॉकेट, जो कि वह हमेशा अपनी ड्रेस से छुपा कर रखती थी, जल्दी से बाहर निकाला। उस पेंडेंट को देखकर साहिल ने हैरानी से काव्या की तरफ देखा
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या ने उस पेंडेंट को साहिल को दिखाते हुए कहा, मेरे पास बस ये आखिरी निशानी है, पर यह खुल नहीं रही है। मुझे लगता है कि जैसे किसी दूसरे पेंडेंट का एक टुकड़ा है। वहीं काव्या का पेंडेंट, जो कि आज तक आदित्य ने भी नहीं देखा था, उसे देखकर आदित्य के दिमाग में कुछ पुरानी यादें चलने लगी। जब एक छोटी सी बच्ची अपने गले में पहने पेंडेंट को काफी प्रोटेक्ट करके रखती थी और कहती थी, ये मेरे भैया और मेरा है। आदित्य ने अपने कांपते होठों से कहा, बेबी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, मेरी बेबी मेरे पास थी और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। ये पेंडेंट काव्या के गले में उसके पैदा होने के बाद कबीर जी ने ही डाला था। वहीं उन दोनों की आंखों में आंसू देखकर काव्या काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसने कहा, क्या हुआ? साहिल और आदित्य ने एक साथ कहा, बेबी, प्रिंसेस। उन दोनों के मुंह से खुद के लिए यह सब सुनकर काव्या ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, कि आप दोनों क्या कह रहे हैं? साहिल ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मेरी खोई हुई बहन तानिया हो, जिसका बचपन में किडनैप हो गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। इस पेंडेंट का दूसरा टुकड़ा मेरे पास है। तुमने बिल्कुल सही कहा, यह अकेला अधूरा है, और जब हम ये दोनों का पेंडेंट मिलाकर एक साथ रखा जाता है तब पूरा होता है। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ पेंडेंट निकाला और उस पेंडेंट से अटैच कर दिया। दोनों पेंडेंट को एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए देखकर काव्या हैरान हो गई। वहीं आदित्य ने काफी धीमी आवाज में कहा, यह पेंडेंट बचपन में मेरी बेबी के गले में था। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदित्य से वह इतना प्यार करती है और उस आदित्य को किसी और बच्चे के बारे में हमेशा बात करते हुए देखकर उसे तकलीफ होती थी, वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही है। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसे उसका परिवार, उसका प्यार, सब कुछ मिल गया है। वह जमीन पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर आदित्य और साहिल एक साथ घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए और दोनों ने एक साथ काव्या को गले लगा लिया। काव्या दोनों के गले पर सर रखकर फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने काव्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच बेबी। मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तभी साहिल ने प्यार से काव्या को अपने सीने से लगाते हुए कहा, और मैं भी प्रिंसेस, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब मम डैडी को पता चलेगा कि तुम वापस मिल गई हो तो उन दोनों से ज्यादा इस दुनिया में शायद कोई खुश नहीं होगा। साहिल और आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा परिवार और मेरा प्यार। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य और साहिल ने एक साथ कहा, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। उन दोनों की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा और दोनों के गाल पर जल्दी से किस कर दिया। काव्या की आंखों में इतनी खुशी देखकर आदित्य और साहिल के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काव्या ने अपने भाई साहिल से कहा, भाई, मुझे अपने मॉम और डैड से मिलना है। उनसे बहुत सारी बातें करनी है। भाई, आप मुझे उनके पास ले जाएं। काव्या की बात सुनकर साहिल ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास जल्दी ही ले जाऊंगा। मॉम और डैड तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सबसे ज्यादा तो मॉम तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। इतने सालों से तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हैं, हर दिन तुम्हें याद करती हैं और तुम्हारे लिए रोती रही हैं। साहिल ने आगे काव्या से कहा, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रिंसेस अभी जिंदा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन यह बात हम उन्हें सरप्राइज देकर बताएंगे जब मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। साहिल की बात सुनकर काव्या की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने साहिल से कहा, भाई, आप मुझे अभी उनके पास ले चलें। मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। काव्या अभी साहिल से बात कर ही रही थी कि तभी आदित्य ने काव्या से कहा, काव्या, तुम अभी नहीं जा सकती। आदित्य की बात सुनकर साहिल और काव्या दोनों हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगे। तभी काव्या ने आदित्य को गुस्से से आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, क्या मतलब है आपका कि मैं नहीं जा सकती? मैं अपने मॉम डैड से मिलने जा सकती हूँ। मैं इतने सालों के बाद उनसे मिलने जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। काव्या की बात सुनकर साहिल ने आदित्य से गुस्से से तेज आवाज में कहा, अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है काव्या को मेरे साथ जाने से? वो मेरी बहन है और मैं उसे उसके मॉम डैड से मिलाने ले जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ है?
काव्या और साहिल की बातें सुनकर आदित्य ने गुस्से से दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि अभी मुझे बहुत जरूरी काम था। वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद हम सब साथ चलेंगे। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, अभी मैं साहिल भाई के साथ चली जाती हूँ, आप अपना काम खत्म करके आ जाइएगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से काव्या का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, इतने सालों के बाद मुझे मेरी बेबी मिली है, मुझे मेरे बचपन का प्यार मिला है और मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। आदित्य की आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखकर काव्या को हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी हो रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में उसे इतनी सारी खुशी एक साथ मिल गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में सूरज बहुत गुस्से में था, क्योंकि रिया बार बार सूरज से जल्दी शादी करने की जिद कर रही थी। उसे अपनी मौत की धमकी दे रही थी कि अगर सूरज ने जल्दी शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगी, क्योंकि वह अपनी वजह से अपने परिवार को बदनाम नहीं कर सकती थी। सूरज अपनी मॉम से गुस्से में कहता है, मॉम, आप पापा और दादी से मेरी और रिया की शादी की बात क्यों नहीं करती हैं? आखिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रही हैं मॉम? तभी सूरज की मॉम सूरज से कहती हैं, मैं आज ही तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी से बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उन्हें उनके खानदान का वारिस दे रहे हो तो वह चाहकर भी मना नहीं करेंगे। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? अचानक से विक्रम जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। सूरज और उसकी मॉम डरकर पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगे। अचानक से विक्रम जी की आवाज सुनकर सूरज और उसकी मॉम डर गए, क्योंकि अचानक से कमरे में आने से विक्रम जी ने सब सुन लिया था और वो गुस्से से सूरज को घूरने लगे। तभी सूरज की मॉम सीमा कपूर विक्रम के पास आ गई और उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की। विक्रम जी, हम आपको और माँ जी को सब बताने ही वाले थे। सीमा ने इतना कहा ही था कि तब तक वसुंधरा जी भी विक्रम जी की तेज गुस्से को सुनकर वहां पहुंच गई थी। उन्होंने आते ही तेज आवाज में विक्रम जी से कहा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विक्रम जी ने वसुंधरा जी से कहा, आप इस नालायक से पूछें कि इसने क्या किया है। मुझे तो इसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। विक्रम जी की बात सुनकर सीमा भड़क उठी। बस करें आप, आपको तो हमेशा मेरा बेटा गलत ही लगता है। और उस आदित्य का क्या, जो बिन शादी के एक लड़की के साथ रहता है? सीमा के मुंह से आदित्य के लिए ऐसी बात सुनकर वसुंधरा जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीमा की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा, अब तुम मुझे बताओगी कि बात क्या है और ये इतना गुस्सा क्यों है? वसुंधरा जी की बात सुनकर सीमा ने सारी बात बता दी। सीमा की बात सुनकर वसुंधरा जी सूरज और सीमा पर गुस्सा हो गई। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई? वसुंधरा जी की बात सुनकर सीमा फौरन बोली, नहीं माँ जी, हम आपको बताने ही वाले थे, बल्कि मैं आज रिया के घर रिश्ता लेकर भी जा रही थी। रिया से रिश्ते की बात सुनकर वसुंधरा जी काफी नाराज थी, लेकिन अपने घर की इज्जत की खातिर उन्होंने सूरज और रिया की शादी को मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि वह रिया के घर उसका रिश्ता मांगने नहीं जाएंगी। सूरज वसुंधरा जी की बात सुनकर खुश हो गया कि उसकी और रिया की शादी के लिए उसकी दादी मान गई, लेकिन उसे दुख भी इस बात का था कि उसके बच्चे की खबर सुनकर दादी उससे खुश नहीं हुई, जैसा कि उसने और सीमा ने सोच रखा था। यहाँ सब उल्टा ही हो गया। सूरज की दादी ने साफ इनकार कर दिया था कि उनका इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात को कहने के बाद वसुंधरा जी कमरे से बाहर आ गईं। उनके कमरे से बाहर निकलने के बाद विक्रम जी भी वहां से गुस्से से चले गए। उनके जाने के बाद सूरज ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, आप जल्दी से चलिए नारिया के घर, उसके मॉम डैड से उसका हाथ मांगने। सूरज की बात सुनकर सीमा हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी से कोई खुश है या नहीं। उसे मतलब सिर्फ रिया से जल्द शादी करना था। वहीं दूसरी तरफ काव्या आदित्य से कहती है, आदित्य, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो हम अभी नहीं जा सकते? मुझे इतने सालों के बाद अपने माता पिता का पता लगा है, मैं उनसे जल्दी मिलना चाहती हूँ और तुम मना कर रहे हो। काव्या की अपने माता पिता से मिलने की बेचैनी को देखते हुए आदित्य ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, पहले हमारी मंगनी हो जाए तो उसके बाद हम चले जाएंगे। मंगनी की बात सुनकर काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखने लगी। उसे घूरता देखकर आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा,
कितनी बार कहा है कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरना बंद कर दो। आदित्य की डांट सुनकर काव्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी से आदित्य के गले लग जाती है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि भाई पास में उसका भाई साहिल खड़ा है। उन दोनों को प्यार से गले लगा देखकर साहिल खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसकी बहन का इतना ख्याल रखता है, और अपनी बहन की खुशी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उन दोनों का प्यार देखकर उसे कुछ याद आ जाता है, जिसे याद करते ही उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज और उसकी मम रिया का रिश्ता लेकर खुशी खुशी उसके घर जाते हैं, जहाँ रिया और उसकी मम कुछ बातें करके आपस में हंस रही थी। रिया अपनी मम से कहती है, वाह मम, क्या प्लान बनाया आपने उस बेवकूफ़ सूरज को फंसाने का। आपका आइडिया काम कर गया। कैसे वो सूरज कपूर हमारे जाल में फंस गया, उसे पता भी नहीं चला। रिया की बात सुनकर रिया की मम ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, वो सूरज को फंसाना बहुत आसान है। वो आदित्य जितना अक्लमंद और स्मार्ट नहीं है, जो हमारी बातों में नहीं आता। सूरज एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए तो हमारी बातों में आसानी से आ गया। कहते हुए वो दोनों जोर से हंसती हैं। हाँ हाँ। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिससे रिया और उसकी मम की हंसी रुक जाती है। वो अचानक पीछे पलटकर देखने लगती हैं। सामने दरवाजे के पास खड़े इंसान को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे के पास कोई और नहीं बल्कि सूरज और उसकी मॉम थे, जो रिया के घर उसका रिश्ता लेकर आए थे। रिया से बिना बताए, यह सोचकर कि उसे अचानक से बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद, रिया और उसकी मॉम की सच्चाई जानने के बाद, सूरज को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से गुस्से में रिया की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार थप्पड़ रिया के गाल पर देता है। तभी सूरज की मॉम आकर उसे रोकती है और सूरज से कहती हैं, सूरज शांत हो जाओ। सूरज को शांत करने के बाद वो रिया और उसकी मम से कहती हैं, हम तो रिया का रिश्ता लेकर आए थे, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन भगवान की दया से आप दोनों का सच पहले ही सामने आ गया और मेरा बेटा और मेरा परिवार बच गया। रिया और उसकी मम की बातें सुनने के बाद सूरज को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था कि कैसे उसने काव्या और आसना को धोखा दिया और बदले में रिया ने उसे धोखा दिया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ होटल के एक रूम में आसना डर के मारे थर थर काँप रही थी, क्योंकि जिस वीआईपी रूम में आसना ऑर्डर लेकर गई थी, वहाँ तीनों लड़के काफ़ी नशे में थे और बार बार आसना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आसना के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे वो रात याद आ गई जब सूरज ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये याद करते ही उसने अपने हाथ से खाने की ट्रे फेंकी और एक ही झटके में रूम से बाहर निकलकर होटल के बाहर भागने लगी। वो सड़क के बीचों बीच दौड़ रही थी, बिना अपनी जान की परवाह किए। तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और वो सड़क के बीचों बीच गिर जाती है। कार से एक आदमी आकर देखता है तो आसना को काफ़ी चोटें लगी थी। कार से बाहर निकलने वाला सूरज था। सूरज रिया के घर से निकलकर गुस्से से कार चला रहा था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में गाड़ी को फुल स्पीड से सड़क पर भगा रहा था। तभी आसना, जो कि होटल से सड़क पर दौड़ती हुई भाग रही थी, कि अचानक सूरज की कार से टकराई और एक्सीडेंट हो गया। आसना को इस हालत में देखकर सूरज उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्होंने बताया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अब वह ठीक है। चोटें थोड़ी ज़्यादा हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। चिंता की ज़्यादा कोई बात नहीं है। 2 या 3 घंटे में होश आ जाएगा तो आप मिल सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर चले गए। आसना के मिल जाने से और उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से सूरज बहुत खुश था। 2 घंटे बाद सूरज आसना के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और उससे माफ़ी मांग रहा था। आसना की आंखों में आंसू आ गए और उसने सूरज को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते देखकर उसे माफ़ कर दिया। अब सूरज को भी अपना सच्चा हमसफ़र मिल गया। इधर रिया को सूरज के इनकार की वजह से गहरा सदमा लग गया। काव्या को उसका प्यार और परिवार दोनों मिल गए। काव्या की आदित्य के साथ और आसना की सूरज के साथ शादी हो गई और सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दी एंड।